गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करेंगे बीए पार्ट द्वितीय के जो प्रश्न पत्र है, विश्व की जो व्यवस्था है उसमें आज अपन जापान के संविधान को लेकर के चर्चा करेंगे। यानी जापान के संविधान की जो प्रारंभिक जो रूपरेखा है उसका किस प्रकार से विकास हुआ था और अपने को जापान के संविधान के निर्माण और जापान के संविधान को अपन जब पढ़ते हैं तो उसका क्या महत्व है। यानी कोई भी श्रृंखला जब अपन प्रारंभ करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो यही होती है कि अपन उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उस चीज़ का क्या महत्व है। यानी जापान जो है एक एशिया का एक राष्ट्र है और आज अपन जब जापान की चर्चा करते हैं, जापान के बारे में आज अपन सुनते हैं, तो अपन ने पहले देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की जो अर्थव्यवस्था थी या जापान की जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था वो पूर्णतः चौपट हो चुका था। इसके बाद उसको एक नए तरीके से, एक नए सिरे से उसको एक नए प्रतिमान के रूप में उसे स्थापित किया गया और आज जापान के द्वारा विश्व के जो प्रमुख जो महाशक्तियां हैं उनको भी चुनौती दी जा रही है। तो यहाँ उनको चुनौती देने के पीछे जापान की जो शक्ति है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, जापान 1945 के बाद किस प्रकार से अपने आप को उभार पाया, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की अपन चर्चा करें या राजनीतिक क्षेत्र की अपन चर्चा करें या उसका जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें उसने किस प्रकार से प्रगति की थी, उस चीज की जो चर्चा है वो अपन आज करेंगे। तो यहां जापान के संविधान में सबसे पहले जब अपन उसके निर्माण की बात करते हैं या अपन उसकी जो विशेषताएं हैं इनकी अपन चर्चा करते हैं, इससे पहले जरूरी होता है कि जापान के संविधान का महत्व क्या है। यानी ऐसे कौन से बिंदु हैं जो जापान के संविधान के महत्व को स्पष्ट करते हैं, अर्थात हमें जापान के जो व्यवस्था है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जापान के संविधान के महत्व को लेकर के। तो अपन देखते हैं कि पहला बिंदु अपन पाते हैं कि जापान जो था वो एक महानतम यानी एक महान आर्थिक उन्नति के रूप में या आर्थिक क्षेत्र के रूप में अपन उसको देख सकते हैं। यानी अध्ययन के महत्व में पहली कड़ी अपन ले सकते हैं आर्थिक क्षेत्र। यह भी अपने आप में यह चीज सिद्ध करता है कि जापान ने आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति की है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र के आधार पे कोई भी राष्ट्र है उसकी जो समृद्धि है वो उसकी अर्थव्यवस्था पे निर्भर करती है। तो यहां जापान जो है वर्तमान में जब अपन जापान की स्थिति को देखते हैं, जापान के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिपटल पे जब जापान को अपन देखते हैं तो अपन ये पाते हैं कि जापान भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने को दिखाई देता है। तो यहां इसका जो मुख्य आधार स्तंभ जो रहा है वो उसका आर्थिक क्षेत्र रहा। अपने को ये पता भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना हुई थी उसमें आपने पहले भी पढ़ा है कि जापान पे परमाणु बम जो थे वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, क्योंकि जापान के द्वारा अमेरिका का जो पर्ल हार्बर जो द्वीप में जो जहाजी बेड़ा था उस पर किसी प्रकार की जो कार्रवाई उनके द्वारा की गई थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो था अमेरिका ने जापान भी इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया था और जिसके कारण जापान पूर्णतः ये कहे कि बिल्कुल से ही एक तरीके से राष्ट्र जो था वो पूर्णतः कमजोर हो चुका था। जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका जो आर्थिक औद्योगिक जो क्षेत्र था सब कुछ नष्ट हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी जापान ने आर्थिक क्षेत्र में इतनी तेजी से उन्नति की है कि आज विश्व के सामने जापान ने जो अपने आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के आधार पे और अपने जो औद्योगिक या अपन यूं कहें कि टेक्नोलॉजी का जो आयाम स्थापित किया है जिसके आधार पे वो विश्व के अन्य राष्ट्रों को चुनौती दे रहा है। तो ये भी हमारे जापान के संविधान को जब अपन पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से ये भी अपने लिए क्या होता है, एक महत्व के रूप में अपन इसको देखते हैं कि जापान ने किस प्रकार से उत्तरोत्तर आधार पे अपन इसको देखते हैं तो उसने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर उन्नति की है। और आज जापान जो है एक छोटा सा राष्ट्र है। जब अपन सघनतम राष्ट्रों की चर्चा करते हैं तो उसमें जापान का नाम भी आता है, क्योंकि जापान का जो एक टापुओं की अपन चर्चा करते हैं, उसके द्वीपों की जब चर्चा करते हैं तो वो एक पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ
अपन को प्रतीत होता है, तो यहाँ उसकी जो जनसंख्या की जो बसावट है वो इतनी सघन है कि इसमें सघन राष्ट्रों में इसकी गिनती की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जापान ने आर्थिक क्षेत्र में इतनी उन्नति की है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी उन्नति की है कि आज वो विश्व के अंदर अपने आप को एक नए आयाम के रूप में स्थापित कर रहा है। तो ये भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण जो होता है वो अध्ययन जो है वो बन जाता है। इसके अलावा अपन दूसरा देखते हैं कि जापान जो है एशिया के अंदर नवजागरण के अगर दूत के रूप में भी इसको ले सकते हैं एशिया के अंदर, कि यहां नवजागरण के तौर पे एशियाई जो राष्ट्र हैं उनको प्रेरित किया है जापान ने। अब जापान ने कैसे प्रेरित किया है कि जापान जो एक इतना छोटा राष्ट्र होते हुए भी उसने 1904 और 5 के अंदर रूस को पराजित किया था। जो सोवियत संघ बना था आगे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रूस को पराजित किया था। तो यहां लोग एशिया के जो राष्ट्र थे जो साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ चुके थे, उनमें भी एक नई प्रेरणा का संचार होता है। यानी जब अपन विश्व के राष्ट्रों को जब ग्लोब पे अपन देखते हैं, उसका अध्ययन अपन जब करते हैं, तो अपन देखते हैं कि एशियाई जो महाद्वीप है, एशियाई महाद्वीप के राष्ट्रों की प्रेरणा के रूप में उनमें एक नई जागृति, नई चेतना का संचार जो था वो जापान ने किया। अब जापान की ऐसी कौन सी घटना थी जो एशियाई राष्ट्रों को प्रेरित करती है, उनमें एक विश्वास, एक जो उमंग है उसकी लहर दौड़ती है, तो वो है 1904 और 5 की जो घटना जिसमें जापान ने रूस को पराजित किया था। और जापान ने एक नारा भी दिया था कि एशिया एशिया वालों के लिए है। तो इस प्रकार एशियाई राष्ट्रों के जो अपन ये कहें कि जो साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ते जा रहे थे, क्योंकि अपन ने इससे पहले जो अध्ययन किया था, आपने पहले देखा भी होगा कि यूरोप के अंदर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ और उन मशीनों से जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा। अब उस बढ़े हुए उत्पादन को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता, यानी कि बाजार की मांग बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय राष्ट्रों ने बाजार की तलाश में एशियाई राष्ट्र, अफ्रीकी राष्ट्र, लैटिन अमेरिकी राष्ट्र जो थे उनको साम्राज्यवाद की नीति के तहत उनको अपनी ओर कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में उन राष्ट्रों के अंदर एक नई प्रेरणा, एक नई जागृति, एक नया विश्वास, एक नई उमंग, एक नई चेतना जो थी वो जापान ने उनको प्रदान की थी, अर्थात प्रेरित किया था नव जागरण के लिए जापान ने एशियाई राष्ट्रों के लिए। तो यहाँ एशियाई राष्ट्रों की अपन चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर से जापान जो है वो एशियाई राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत राष्ट्र के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ निश्चित तौर से हमारा जो अध्ययन जापान के संविधान को अपन जब पढ़ते हैं तो हमारा अध्ययन जो है उसका एक महत्व जो अपन चर्चा करते हैं वो महत्व बढ़ जाता है साहब, क्योंकि एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में जापान की जो भूमिका है उसके आधार पे इसका अध्ययन जो है, संविधान का जो अध्ययन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अपन तीसरे पॉइंट्स की जब चर्चा करते हैं तो अपन पाते हैं कि जापान जो था वो एशिया में संसदीय लोकतंत्र की अपन चर्चा करते हैं तो जापान को यहां मैं लिख देता हूं, एशिया में संसदीय लोकतंत्र। सबसे पहले एशिया के अंदर संसदीय प्रणाली की अपन बात करते हैं, लोकतंत्र या जो प्रणाली है उसकी चर्चा अपन जब करते हैं तो निश्चित तौर से जापान का नाम आता है। जापान को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। यहाँ जापान जो है वो एशिया के अंदर अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले संसदीय जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था वो अपने को जापान में दिखाई देता है 1890 में। जापान में संसदीय शासन व्यवस्था का आगाज जो था वो 1890 में हो चुका था। एशिया की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले जापान ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था 1890 में। तो यहां यह भी क्या हो जाता है कि इसका महत्व जो है एक संसदीय लोकतंत्र की जो प्रारंभिक कड़ी जो होती है वो जापान से प्रारंभ होती है एशिया के अंदर, और जापान को
पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका अध्ययन का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। और एक अपन चर्चा करते हैं जापान में। जापान में ताजपोशी लोकतंत्र। अब देखिए बहुत ही दिलचस्प चीज है। जापान में ताजपोशी लोकतंत्र। अब देखिए आप इससे पहले यानी अपन यहां चर्चा किसकी कर रहे हैं? ताजपोशी लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं। अब आप अपने मस्तिष्क पे जोर डालिए कि आपने इस प्रकार का जो अध्ययन है वो इससे पहले कब किया था, क्योंकि आप जब अपने मस्तिष्क पे जोर डालेंगे तो यहां ताज जो है जिसको अपन राज मुकुट के तौर पे अपन ने देखा था, वही प्रणाली यहां अपने को जापान में भी दिखाई देगी। अब देखिए अपन ने अब तक अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान, इनका अध्ययन आपने किया है। ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन जब आपने किया था तो ब्रिटेन में आपने क्या देखा था कि ब्रिटेन में लोकतंत्र भी है, बिल्कुल है। लेकिन अपन ताजपोशी की बात करते हैं तो यहां यह शब्द आता है गणतंत्र के लिए, तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं था। और अपन जब जापान का अध्ययन करते हैं तो जापान में भी ये पाते हैं कि जापान में भी यहां जो संविधान है, जापान का जो संविधान है उसमें भी गणतंत्र अपने को दिखाई नहीं देता है, वहां लोकतंत्र है। लेकिन ताजपोशी लोकतंत्र यानी सम्राट का जो पद है वो अपने को दिखाई देता है। तो यहां सम्राट की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जापान का सम्राट किसके सम्राट के समकक्ष दिखाई देता है? ब्रिटेन के समकक्ष। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जापान ने नवीन संविधान में भी यहां सम्राट के पद को बनाए रखा है। अंतर है दोनों में, ब्रिटेन के संविधान में और जापान के संविधान में सम्राट की शक्तियों की अपन चर्चा करें तो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं, जबकि यहां जापान के सम्राट की अपन चर्चा करते हैं तो जापान के सम्राट को विधि के द्वारा यानी विधान के द्वारा उसकी शक्तियों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। जापान के सम्राट की जो शक्तियां हैं वो विधि यानी विधान के द्वारा समाप्त कर दी गए, कानूनों के द्वारा। जबकि ब्रिटेन के सम्राट जो है उसने परंपराओं के आधार पे, अपन जब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान के अंदर अपन को परंपरा आधारित अभिसमय का महत्व दिखाई देता है, ऐसा परंपराएं अभिसमय जो है वो अपने को जापान के संविधान में दिखाई नहीं देते। इसके अलावा जापान के संविधान और ब्रिटेन के संविधान की तुलना अपन करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो एक विकसित संविधान है, एक अलिखित संविधान है। जबकि जापान के संविधान की अपन चर्चा करते हैं तो जापान का संविधान लिखित भी है और निर्मित है। तो इस प्रकार इनमें अपन को अंतर दिखाई देता है। लेकिन शासन व्यवस्था के स्वरूप में जो ताजपोशी लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, ऐसा लोकतंत्र जो है ब्रिटेन में भी दिखाई देता है। यहां दोनों के सम्राट में एक मूलभूत जो अंतर है वो अपने को दिखाई देता है। ब्रिटेन के संविधान ने शक्तियां जो है सम्राट के पास हैं, लेकिन सम्राट उनको व्यवहार में प्रयोग नहीं करता है। जबकि जापान के संविधान में विधि विधान के द्वारा सम्राट की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी अपन जो यहाँ इस संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा करते हैं तो मैं इसकी विशेषताओं में आपको बताऊंगा अभी इस चीज के लिए कि जापान की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भी अपने आप में एक निराली संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि इसमें अपने को कुछ नए रूप जो हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं। जापान के संविधान के अध्ययन का महत्व आर्थिक क्षेत्र को भी देख सकते हैं। एशिया में नवजागरण की जो प्रेरणा जो थी, प्रेरणा स्रोत के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। और एशिया में संसदीय लोकतंत्र का जो घर है, सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र की स्थापना जो थी 1890 में जापान के अंदर। और इसके अलावा जापान में ताजपोशी लोकतंत्र है वो भी अपने को दिखाई देता है। जापान में लोकतंत्रीय व्यवस्था के साथ साथ सम्राट की जो व्यवस्था है वो भी अपने को दिखाई देता है, वो पद भी अपने को दिखाई देता है। इसलिए अपन वहाँ गणतंत्र नहीं मान सकते, लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के सम्राट और जापान सम्राट में कुछ मूलभूत जो अंतर है वो अपने को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो इसकी महत्व की अपने चर्चा की थी। अब अपन एक हल्का सा विवरण जो है वो अपन प्रयास करते हैं उसके निर्माण को लेकर के, और फिर अपन इसकी विशेषताओं पर
आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा अपन जापान की जो व्यवस्थापिका है जिसको डाइट कहते हैं, उसके 2 सदन हैं, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है जापान में पाई जाती है। तो यहाँ उनके दोनों सदनों की अपन चर्चा करेंगे। जापान और ब्रिटेन की जो तुलना करेंगे तो न्यायपालिका के आधार को भी अपन देखेंगे। जापान के अंदर न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय है, और उसको न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो भी इसको दिया गया है। जबकि ब्रिटेन के अंदर अपने को पढ़ करके अपने पढ़ा था तो ऐसा अपने को रूप दिखाई नहीं दिया था। अब देखिए, अपन जब ब्रिटेन के संविधान के निर्माण की चर्चा करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान के निर्माण का आधार क्या है, सबसे पहले अपन निर्माण के उस आधार की तलाश करेंगे। आधार क्या रहा है? अब आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें 2 गुट थे, एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरे धुरी राष्ट्र। तो यहां जापान के संविधान का जो आधार है वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा की गई एक घोषणा है जिसको पोस्टडर्म घोषणा के नाम से जाना जाता है। मित्र राष्ट्रों की जो घोषणा थी उसके आधार पर ही जापान के संविधान का निर्माण हुआ है। तो यहां एक सवाल उत्पन्न होता है कि जापान का जो संविधान है वो विदेशियों के द्वारा बनाया गया है। अब विदेशियों ने किस प्रकार से इसका निर्माण किया है उसको अपन आगे देखेंगे, क्योंकि यहां पहला आधार यह बन जाता है कि पोस्टडर्म जो घोषणा थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो की गई थी उसी के आधार पे जापान के अंदर संविधान जो था वो बना था। और ये घोषणा जो हुई थी वो 26 जुलाई 1945 को 26 जुलाई 1945 को पोस्टडर्म घोषणा के आधार पर जापान का जो वर्तमान संविधान है उसका जो आधार है वो बनी थी। अब यहाँ जापान का संविधान किसकी देख रेख में बनाया गया? दूसरा सवाल आता है कि यहाँ जापान का संविधान जो है वो किसकी देख रेख में? तो यहाँ आता है मैकार्थर। इसकी देखरेख में जो संविधान जो था वो बनाया गया था मैकार्थर। इसकी देखरेख में तो यहां संविधान की जो रूपरेखा तैयार की थी वो मैकार्थर के दिशा निर्देश में तैयार की गई थी और इसका आधार था पोस्टडर्म घोषणा जो 26 जुलाई 1945 को मित्र राष्ट्रों के द्वारा। ये किसके द्वारा? मित्र राष्ट्र। इसलिए कहा भी जाता है कि जापान का संविधान विदेशियों के द्वारा बनाया गया है। अब ये यहाँ जो मैकार्थर के निर्देशन में जो संविधान की जो रूपरेखा जो थी वो यहाँ बनती है। इसके बाद सम्राट से इसकी स्वीकृति मिलती है और सम्राट से स्वीकृति मिलने के बाद यानी डाइट जो थी, डाइट की स्वीकृति है और डाइट के बाद एक नया संविधान जो था वो अपने सामने आता है 3 मई 1947 को। नवीन संविधान यानी कि जो नवीन संविधान है जापान का वो 3 मई 1947 को लागू हुआ था और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो इसका आधार किसके निर्देशन में हुआ था और उसके बाद सम्राट की स्वीकृति है, डाइट की स्वीकृति मिली और उसके बाद जो था ये 3 मई 1947 को ये संविधान जो था वो लागू कर दिया गया था। अब जापान के संविधान का जब अपन अध्ययन करते हैं तो अपन देखते हैं कि जापान के संविधान की कितने अध्याय हैं
कितने अनुच्छेद हैं। तो अपन पाते हैं कि जापान के संविधान में एक तो है उसकी प्रस्तावना, 103 अनुच्छेद और 11 अध्याय। यानी जापान के संविधान में एक प्रस्तावना के अलावा 103 अनुच्छेद हैं और 11 अध्याय जापान के संविधान में रखे गए। इसलिए जापान के संविधान ज्यादा ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसे लगभग 1 घंटे के अंदर पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा अब अपने लिए महत्वपूर्ण होता है कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में 2-2 अंक के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस अध्याय में किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो हल्का सा मैं आपको इन 11 अध्याय के बारे में लिखा देता हूं और उसके बाद अपन आगे के जो अध्याय है उसकी चर्चा करेंगे। तो जब अपन चर्चा करते हैं जापान के संविधान के अध्याय, पहले अध्याय में है सम्राट का उल्लेख। किसका उल्लेख है? सम्राट का उल्लेख। दूसरे अध्याय में युद्ध का परित्याग, युद्ध का परित्याग। यानी जापान पहला राष्ट्र है जिसके संविधान में युद्ध का परित्याग जो है वो इसने किया है और उसको अपने संविधान में भी स्थान दिया है। तीसरा जो अध्याय है उसमें नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य है। चौथा जो है उसमें उसकी जो व्यवस्थापिका है डाइट उसका उल्लेख है। पांचवा अध्याय जो है उसमें जो मंत्रिमंडल है अर्थात मंत्री हैं उनका उल्लेख किया गया है। और छठा जो अध्याय है उसमें न्यायपालिका है। छठे अध्याय में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और सातवें अध्याय जो है उसमें वित्तीय प्रबंध, सातवें अध्याय में वित्तीय प्रबंध। और आठवां जो अध्याय है उसमें स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। और नौवां जो अध्याय है उसमें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। और जो 10वां संविधान है उसमें संविधान की जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख मिलता है। और 11वां है उसमें पूरक जो अनुच्छेद है उसकी चर्चा की गई है। यानी कि 10वें में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता भी लिख सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, ये 10वें में मिलता है। और 11वें में आता है जो पूरक अनुच्छेद है अन्य उपबंध के लिए, उनका उल्लेख जो है वो 11वें अध्याय में मिलता है। तो कुल मिलाकर के जापान के संविधान में जो 11 अध्याय हैं उसमें जो उसकी जो मोटे तौर पे जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से उनको बांटा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जहां युद्ध के परित्याग से संबंधित है, सम्राट से संबंधित है, या डाइट या मंत्रियों से लेकर के अनुच्छेद की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी अलग अलग रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत की गई है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा जापान के संविधान का जो अध्ययन में क्या महत्व है उसको जानने का, उसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद अपन ने देखा था जापान के संविधान का निर्माण जो था वो किस प्रकार से हुआ, किसके निर्देशन में हुआ था और इसका आधार क्या रहा, और नया जो संविधान था वो कब लागू
किया गया था। इसके बाद अपन ने देखा था कि जापान के संविधान में जो 11 अध्याय है, उन 11 अध्याय में किस प्रकार की प्रक्रिया अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि एग्जाम में 2-2 अंक का जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये चीजें पूछी भी जाती है कि जापान के युद्ध का जो परित्याग है वो जापान के संविधान के किस अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आपको ये लिखना है अध्याय 2 में इस चीज का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे जापान के संविधान की विशेषताओं को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।